Welcome to our YouTube channel Audio FM 143। रावत मेंशन। ध्रुवांश मिश्री को लेकर वहां पर आया था जहां हल्दी की रस्म हो रही थी, लेकिन अब खुद दिव्यांश और चेरी वहां से जा चुके थे तो उन दोनों के वहां पर आने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि निहारिका और कार्तिक को हल्दी लगाने में ध्रुवांश को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। वो मिश्री की तरफ देखते हुए बोला, भाई और चेरी दी तो यहाँ से चले गए, अब हम दोनों यहाँ क्या करेंगे, इसलिए अब हम दोनों भी यहाँ से चलते हैं। मिश्री हैरानी से बोली, कहाँ चलते हैं ध्रुवांश, आप मुझे कहाँ लेकर जाने की बात कर रहे हो? देखिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा वैसा चल रहा है तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए, क्योंकि मैं तो कभी आपको ऐसी वैसी नज़रों से नहीं देखा। ध्रुवांश उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ऐसी वैसी बातों से और ऐसी वैसी नज़रों से मतलब क्या है, कहना क्या चाहती हो तुम? उसके सवाल पर मिश्री की बोलती एकदम से बंद हो गई। वन्य दूर से उन दोनों की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहाँ उसने सोचा था कि मिश्री के साथ जाकर वो रावत मेंशन में अपनी जगह बनाएंगी, ध्रुवांश के और ज्यादा करीब आ जाएगी, पहले उसके जो इरादे अधूरे रह गए वो उन्हें पूरा करेगी, लेकिन यहाँ तो खुद ध्रुवांश ने ही उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। मिश्री को चुप देखकर ध्रुवांश कुछ सोचते हुए बोला, हम दोनों ने भाई और चेरी दी के साथ हल्दी सेलिब्रेट तो नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा तुम्हारे साथ है हल्दी सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है। उसके सवाल पर मिश्री के होश उड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ बोली, मतलब क्या है आपका? उसके सवाल पर ध्रुवांश ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा तिरछा मुस्कुराया। और तकरीबन 5 मिनट बाद ही वो लोग ध्रुवांश के रूम में थे और मिश्री लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुवांश की तरफ देख रही थी, जिसके हाथ में हल्दी से भरा हुआ बाउल था, और अब उसने अपने हाथ में हल्दी ली और मिश्री की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मिश्री डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे हल्दी लगाने मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मेरी कौन सा शादी है जो आप मुझे हल्दी लगाना चाहते हैं? ध्रुवांश उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, क्या पता हो जाए। ये बोलते हुए वो बिल्कुल मिश्री के करीब आ गया था। मिश्री जल्दी से बोली, जब मेरी कहीं रिश्ते की बात ही नहीं चल रही तो मेरी शादी कैसे हो सकती है, और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड। अभी वो बोल ही रही थी कि ध्रुवांश ने हल्दी से भरा हुआ हाथ मिश्री के गाल पर रखा और उसे हल्दी लगाने लगा। एक पल के लिए मिश्री की हार्ट बीट बिल्कुल स्किप हो गई और अब ध्रुवांश का हाथ उसे अपनी गर्दन की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। मिश्री ने अपने हाथों को अपनी ड्रेस पर अच्छी तरह से कस लिया था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और ध्रुवांश अब वो हल्दी उसकी गर्दन पर लगा रहा था। मिश्री का गला सूखने लगा था। ध्रुवांश उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? अभी अभी तो मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था ना। मिश्री बेहद धीमी आवाज में बोली, लेकिन वो तो आपने यूं ही। अभी वो बोल ही रही थी कि ध्रुवांश ने अब उसके पेट पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसे पीछे दीवार से लगा दिया। मिश्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और अब ध्रुवांश उसकी गर्दन पर अपना हाथ चलाते हुए उसके दूसरे गाल पर लेकर आया और बड़ी ही सख्त और सर्द आवाज में बोला, ध्रुवांश रावत कुछ भी यूं ही नहीं करता। अगर उसने तुम्हें किसी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड कहा है तो इट मीन्स नाउ यू बिलोंग्स टू हिम ओनली। और जब तुम मेरी हो तो शादी करने में भी क्या प्रॉब्लम है? क्या पता कब हमारी शादी हो जाए तो हल्दी की रस्म करनी तो बनती है ना। ये बोलते हुए अब वो अपना हाथ उसके गोरे कंधों पर ले आया था। उसके ऑफ शोल्डर ड्रेस में ध्रुवांश के हाथ उसे अपने कंधे पर चलते हुए अच्छी तरह से महसूस हो रहे थे। आज तक कभी भी मिश्री इस तरह से किसी लड़के के करीब नहीं गई थी जिस तरह से वो ध्रुवांश के करीब आ रही थी। उन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी और इस वजह से उसे अपने दिल में खलबली से मचती हुई महसूस हो रही थी। ध्रुवांश का उसे छूना ही उसके दिल में हलचल मचा रहा था और उसकी बातें उसे अलग पागल करने में लगी हुई थी। और अब ध्रुवांश ने अपना हाथ उसके कंधों से हटाया और फिर अपना गाल उसके गाल से लगाकर हल्का हल्का रगड़ने लगा। मिश्री के हाथ अब तुरंत ध्रुवांश के कंधों पर आ गए और अगले ही पल ध्रुवांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। एक तरफ वो मिश्री के गाल पर अपना गाल रगड़ रहा था और दूसरी तरफ वो तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए मन ही मन बोला, यूं ही लड़कियां ध्रुवांश रावत के लिए पागल नहीं होती, कुछ तो खास है उसमें, और अब तुम भी ध्रुवांश रावत के चाम से बच नहीं पाओगी। मुझसे पंगा लिया था ना तुमने, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बहुत अच्छी तरह से दिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ चेरी अपने रूम में आ गई थी और वॉशरूम में आकर वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। दिव्यांश का सबके सामने उसे हल्दी लगाना उसे बहुत अजीब फीलिंग दे रहा था।
सब लोगों की नज़रें उस पर थी और उन नज़रों में वो अपनी इज्जत तार तार होते हुए साफ देख सकती थी। तभी अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। चेरी ने अपनी आंसुओं भरी आंखों से मिरर में ही पीछे की तरफ देखा तो सामने दिव्यांश को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अगले ही पल वो दिव्यांश की तरफ पलट गई और उसका गिरेबान पकड़कर बोली, आखिर आप चाहते क्या है? हाँ, क्या चाहते हैं आप? जब मैं सोचती हूँ कि शायद अब आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन तभी आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाती हूँ। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जब आप मुझे किसी और के साथ शादी की रस्में ही नहीं करने दे रहे तो शादी क्या करने देंगे, और अगर आपको मेरी शादी किसी और से होने ही नहीं देनी है तो इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं? आप साफ साफ मना कर दीजिए ना कि आप मेरी शादी नहीं होने देंगे मिस्टर अवस्थी से, तो मैं अभी उन्हें जाकर बोल दूं कि हाँ, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। कम से कम मेरी इज्जत तो सबके सामने यूं नीलम नहीं होगी, लेकिन आप ये भी नहीं बोल रहे और मुझे किसी और के साथ शादी की रस्म तक नहीं करने दे रहे। एंगेजमेंट से लेकर हल्दी की रस्म तक आपने हर एक रस्म मेरे साथ की है। निहारिका तो मुझे आपके साथ कहीं नजर ही नहीं आए और ना ही आपने मुझे कार्तिक के साथ कोई रस्म करने दी। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है एवोकाडो? उसकी आंखों में आंसू देखकर भी दिव्यांश के चेहरे पर एक हल्की तिरछी मुस्कुराहट थी और ये बात चेरी को अब और भी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ मैं रो रही हूँ एवोकाडो, लेकिन आप मुझ पर ही हंस रहे हैं। आपको मेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्यांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर बोला, अगर तुम बेवजह आंसू बहाओगी तो मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अगर कोई बात हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें चुप भी करवाऊं, तुमसे पूछूं भी कि क्यों रो रही हो, लेकिन अगर तुम बेवजह छोटे बच्चों की तरह रोओगी तो सॉरी, पर दिव्यांश रावत तो इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि उसे खुद के आंसुओं से फर्क न पड़े, किसी और के आंसुओं से तो उसे घंटा फर्क पड़ेगा। उसका जवाब सुनकर चेरी एकदम सुन रह गई थी। वो चुपचाप दिव्यांश की तरफ देखती रही और दिव्यांश ने अब अपना हाथ हल्का सा उसकी पीठ पर किया और उसके पीठ को सहलाने लगा। वो नॉर्मली उसकी पीठ को सहला रहा था। उसके हाथ पर हल्दी लगी थी जो अब चेरी की पीठ पर लग रही थी। चेरी अब फीका सा मुस्कुराए और बोली, सही कहा आपने, आपको क्यों ही मेरी आंखों से बहते आंसुओं से फर्क पड़ेगा? जब आपको बचपन में इन आंखों से फर्क नहीं पड़ा तो अब भी क्यों पड़ेगा? आपको पता है एवोकाडो, जब हम छोटे थे ना और हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तो उस वक्त आप इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि मैंने आपको बस घूर कर देखा था और आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अब आप इतने ज़्यादा पत्थर दिल हो गए हैं कि कभी कभी मुझे लगता है मैं मर भी जाऊंगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, एग्जैक्टली, अब ये दिव्यांश रावत इतना ज़्यादा पत्थर दिल हो गया है कि अगर ये खुद भी मर जाएगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, किसी और के मरने से तो उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। और रही बात शादी की, तो दिव्यांश रावत की दुनिया में जो होता है वो सब दिव्यांश रावत की मर्जी से होता है। शादी की रस्में तो हो गई और अब शादी का मंडप भी लगेगा और शादी भी होगी, लेकिन किसकी किससे और कैसे ये भी दिव्यांश रावत ही डिसाइड करेगा। उसकी बात सुनकर चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और दिव्यांश अब अचानक ही थोड़ा सॉफ्ट नजर आने लगा और उसने अपना चेहरा चेरी के चेहरे के बिल्कुल करीब किया और फिर उसके गाल पर अपना गाल रगड़ने लगा। चेरी के हाथ तुरंत दिव्यांश के कंधे पर आ गए थे। वो धीरे से बोली, प्लीज यहाँ से हटिए एवोकाडो, मुझे शावर लेना है। दिव्यांश ने अपना दूसरा हाथ उसकी पीठ पर और भी ज्यादा कस दिया और फिर उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, शावर तो लेना ही है, क्यों ना शावर से पहले एक राउंड हो जाए। उसकी बात पर चेरी जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं शादी में। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, दिव्यांश रावत ने तुमसे परमिशन नहीं मांगी है, तुम्हें बताया है कि अब आगे होने क्या वाला है और अगर उसका मूड है तो किसी की इतनी औकात नहीं कि उसे रोक पाए। ये बोलकर उसने दूसरे ही पल चेरी के ब्लाउज की डोरों खोल दी थी और चेरी का सीना पूरी तरह से अब दिव्यांश के सामने था। चेरी कुछ कहती उससे पहले ही दिव्यांश उसके सीने पर झुककर उसके नाजुक से अंगों को चूमने लगा था और चेरी की हल्की सी सिसकी निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु व्योम के साथ मीटिंग से फ्री हो चुका था और अब वो स्टडी रूम से बाहर निकला और बाहर की तरफ आया। उसकी नज़रें रावी को ढूंढ रही थी और सामने ही उसे रावी आइसक्रीम खाते हुए नजर आई, जो चम्मच से अपने होठों पर आइसक्रीम रख रही थी और फिर बड़ी स्लोली उसे अंदर की तरफ लेकर जा रही थी। अभिमन्यु अपने चेहरे पर इंटेंस स्माइल लिए बोला, तुम्हें तो आइसक्रीम खानी भी नहीं आई मिस वाइन, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगा कि आइसक्रीम खाई कैसे जाती है। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन निकाला और उस पर एक मैसेज टाइप किया। अगले ही पल रावी का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसने वो मैसेज देखा जिस पर लिखा था,
मेरे साथ अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठकर रावत मेंशन से बाहर जाना पसंद करोगी या फिर मैं सबके सामने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर लेकर जाऊं? वो मैसेज पढ़कर ही रावी के होश उड़ चुके थे। अभिमन्यु का मैसेज पढ़कर रावी के होश उड़ चुके थे। वो फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि धरा ने उसे साफ मना कर दिया था कि आज वो कहीं नहीं जाएगी। अभी तो फिलहाल हल्दी की रस्म होकर हटी थी जो अच्छे से हुई भी नहीं थी और अब रात के वक्त शादी थी और शादी के लिए रावी को अपना आउटफिट वगैरह भी अभी सेलेक्ट करना था। लेकिन अब अभिमन्यु का मैसेज पढ़कर उसके होश उड़ चुके थे। उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई, वो धरा को ढूंढ रही थी। जब उसने धरा को मैसेज अवस्थी के साथ बिजी देखा तो वो तुरंत दबे पाव पार्किंग एरिया की तरफ आए जहां अभिमन्यु पहले ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा था। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी गाड़ी तुरंत रावत मेंशन से बाहर निकल गई। बाहर आते ही रावी ने घूरकर अभिमन्यु को देखा और बोली, आप पागल है क्या? जब आप बचपन में छोटे थे तो आपके सिर पर कोई चोट लगी थी क्या, जिसका असर अभी तक है? अभिमन्यु ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपने थाई पार्ट पर रखकर इधर उधर चलाते हुए बोला, सर पर चोट तो नहीं लगी लेकिन शायद कोई और जगह है जहां पर थोड़ी बहुत चोट लगी थी मिस वाइन। अगर तुम मरहम लगा सकती हो तो प्लीज लगा दो ना, क्या पता तुम्हारी मरहम से मेरा दर्द चला जाए। ये बोलते हुए अब वो रावी का हाथ पूरी तरह से अपने मिड एरिया पर ले आया तो रावी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, एक नंबर के बेशर्म इंसान है आप, शर्म लिहाज से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं। आपको पता है आज चेरी दी की शादी है। चलो चेरी दी की शादी तो छोड़िए, उसके बाद मेरे खुद के भाई, मेरा सगा भाई, उसकी भी शादी है। लेकिन नहीं, मैं उनकी शादी कहाँ अटेंड कर रही हूँ। मैं तो यहाँ पर गाड़ी में बैठी आपसे बहस कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आखिर क्या मिल रहा है आपको मुझे यूं परेशान करके? अभिमन्यु ने अब अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, मजा, बहुत मजा। ये बोलते हुए उसकी नजरें भी रावी पर इंटेंस हो गई थी और रावी की बोलती अब एकदम से बंद हो गई थी। उसका गला भी सूखने लगा था। तकरीबन 5 मिनट और बीत गए और अब रावी खुद को और रोक नहीं पाए। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, वैसे हम जा कह रहे हैं? इतना तो कंफर्म है कि आप कॉलेज तो जा नहीं रहे होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको प्रोफेसर बनने की जरूरत क्या थी। क्या गड़बड़ चल रही है आपके दिमाग में जो आप कॉलेज में प्रोफेसर बनकर घूम रहे हैं? वरना जैसे आपका शर्म लिहाज से कोई नाता नहीं, मुझे लगता है पढ़ाई से भी आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्या चूल मची थी आपके अंदर जो आप प्रोफेसर बनकर मेरी जिंदगी की लंका लगा रहे हैं। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था और उसे यूं मुस्कुराते हुए देखकर रावी को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। अभिमन्यु का यूं मुस्कुराना मतलब कुछ तो धमाकेदार वो करने वाला है और उसका शक अब यकीन में बदलता जा रहा था क्योंकि अभिमन्यु की गाड़ी फार्म हाउस के रास्ते पर थी। वो जल्दी से बोली, मुझे नहीं जाना आपके साथ आपके फार्म हाउस। अभिमन्यु ने बड़ी ही दिलकश अदा से पूछा, क्यों मिस वाइन, तुम्हें मेरे साथ फार्म हाउस क्यों नहीं जाना? रावी ने अपने लोअर लिप को हल्का हल्का बाइट करना शुरू कर दिया। अब अभिमन्यु ने अपना हाथ रावी के थाई पार्ट पर रखा और बोला, बताओ ना मिस वाइन, तुम्हें मेरे साथ फार्म हाउस क्यों नहीं जाना? रावी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, क्योंकि आप वहां पर मेरे साथ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी लेकिन उसका डर देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और अब लगभग से 5-7 मिनट बाद अभिमन्यु की गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर रावी की तरफ आया और रावी ने जब गाड़ी से उतरने से मना कर दिया तो उसने खुद से रावी को अपनी गोद में उठाया और सीधा फार्म हाउस के अंदर लेकर आ गया। रावी अपने हाथ पैर चला रही थी और उसे खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन अभिमन्यु अब कहाँ ही उसकी बात मानने वाला था। अभिमन्यु उसे लेकर मास्टर बेडरूम में आया और उसे बेड पर पटक कर उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा। रावी तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठी और बोली, प्लीज मिस्टर डेविल खुराना, आप ना अपनी हरकतों को सुधार लीजिए। मैं आपको अपने डैड के नाम की धमकी तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा ना तो मैं खुद आपका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगी। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा जैसे कि क्या बिगाड़ोगी तुम मेरा? उसके सवाल पर अब रावी की बोलती एक बार फिर से बंद हो गई थी। अभिमन्यु अब उसके करीब बढ़ते हुए बोला, यू नो वॉट, कल रात तुम मेहंदी नाइट में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और आज हल्दी में तो तुम और भी ज्यादा कहर ढा रही हो। तुम्हें किसने कहा था इतनी खूबसूरत लगने के लिए? और अब तुम्हारी खूबसूरती देखकर अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब मुझे तो तुम पर प्यार आ ही रहा है ना। जब तक मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो मैं अंदर ही अंदर परेशान होता रहूंगा।
ये बोलते हुए उसने अपनी लोअर बॉडी पर अपना हाथ रखा तो रावी को अपने बदन में एक कट सा महसूस हुआ और अभिमन्यु ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, अब अगर मुझे अपनी परेशानी दूर करनी है तो मुझे तुम्हें थोड़ा सा परेशान तो करना ही पड़ेगा ना मिस वाइन। रावी कांपती कोई आवाज में बोली, आप कहना क्या चाहते हैं। अभिमन्यु के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई थी। उसने अगले ही पल रावी को हल्का सा नीचे की तरफ धक्का दिया तो रावी पूरी तरह से बिस्तर पर लेट गई और दूसरे ही पल अभिमन्यु ने उसके हाथों को हैंडकफ से बांध दिया था। रावी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभिमन्यु की डेविल नजरें उसे अच्छे से बता रही थी कि वो बेशक से कुछ भी कर ले लेकिन अभिमन्यु के चंगुल से छूट नहीं सकती। और अब अभिमन्यु ने अपना कोट उतार कर साइड में रखा और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो रावी की सांसें और भी ज्यादा गहरी होने लगी। अभिमन्यु की नजरें उसके सीने पर थी जो हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठ रहा था और उसे देखते हुए अभिमन्यु की आंखों में मदहोशी छाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन मिश्री ध्रुवांश के रूम से बाहर निकली और लगभग से भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगी तो अचानक से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरने को हुई। लेकिन तभी बीच में ही दो मजबूत बाहों ने उसे अच्छी तरह से संभाल लिया। एक पल के लिए तो मिश्री को लगा कि आज पक्का उसकी 10-20 हड्डियां टूट जाएगी लेकिन खुद को किसी की बाहों में झूलते हुए महसूस कर उसने राहत की एक सांस ली। पर अगले ही पल जैसे उसकी हार्टबीट एक बार फिर से स्किप होने लगी। उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद व्योम रावत ने अपनी बाहों में संभाला हुआ था और व्योम उसे काफी इंटेंस नजरों से देख रहा था। मिश्री के पसीने छूटने लगे थे। डर की लिस्ट में अगर टॉप पर कोई था तो वो व्योम ही था। एक पल के लिए वो ध्रुवांश और धरा से किसी तरह बच सकती थी लेकिन व्योम को तो देखकर ही उसकी सांसें हलक में अटकने लगती थी। व्योम उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये हल्दी? मुझे तो लगा था कि आज सिर्फ चेरी और दिव्यांश की हल्दी है लेकिन तुम्हें हल्दी में देखकर तो मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों की हल्दी ना होकर आज तुम्हारी हल्दी की रस्म हो। मिश्री उससे डर रही थी लेकिन अब व्योम की बात सुनकर जैसे वो अपना सारा डर भूल गई और जल्दी से बड़बड़ाते हुए बोली, ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है। व्योम की आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठ गई। मिश्री एक बार फिर से बोली, मुझे तो लगता है कि ध्रुवांश ने जरूर कुछ गलत खा लिया है, कुछ ऐसा जिससे या तो वो नशे में है या फिर उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। ना जाने वो कैसी कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं। हरकतें तो उनकी शुरू से ही खराब थी। उनकी हरकतें देखकर तो मेरा सिर हमेशा घूम ही जाता था लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर के साथ साथ मैं पूरी ही घूम गई हूँ। आपको पता है वो मुझे कहते हैं कि मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ और उनकी हो चुकी गर्लफ्रेंड और मुझे खुद पता नहीं है कि कब उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ बोल दिया। हम दोनों के बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो तो मुझे देखकर ही किसी जल्लाद की तरह अपनी आंखें निकालने लगते थे। इतना तो मुझे किसी से डर नहीं लगता जितना मुझे उनसे डर लगता है और अब ना जाने अचानक से उन्हें क्या हुआ कि वो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कह रहे थे कि मेरे साथ हल्दी की रस्म सेलिब्रेट करेंगे और देखिए मुझे कैसे पूरी हल्दी में भर दिया। ऐसे कोई करता है क्या? और ऊपर से उनकी बातें सुनकर तो मुझे सच में कुछ कुछ हो रहा है। व्योम को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। वो बड़ी ही सर्द और गहरी आवाज में बोला, तो तुम एक काम करो, जैसे ध्रुवांश की बातों ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है तुम भी अपनी बातों से उसका दिमाग खराब कर दो। मिश्री मासूमियत से बोली, वो कैसे? मुझे तो पता ही नहीं कैसी बातों से उनका दिमाग खराब होगा। उनके सामने तो मेरी जुबान ही नहीं निकलती और निकलती भी है तो ऐसे निकलती है कि बाद में मुझे ही पछतावा होता है। व्योम एक बार फिर से बोला, इस मामले में तो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या कहना है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुमने ये तो सुना होगा कि डर को डर काटता है, जहर को जहर काटता है, तो बहकी बहकी बातों को बहकी बहकी बातें ही काट सकती हैं। अगर वो तुम्हें अपनी बीवी बोल रहा है तो तुम भी उसे अपना पति परमेश्वर कहो। अगर वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा है तो तुम भी एक गर्लफ्रेंड की तरह दुनिया भर की डिमांड्स उसके सामने रख दो। अगर उसका दिमाग ठिकाने नहीं आ गया तो मेरा नाम बदल देना, बाकी तुम देखो तुम्हें करना क्या है। ये बोलकर चेहरे पर इंटेंस स्माइल लिए व्योम वहां से चला गया और मिश्री अब एक बार फिर से सोच में पड़ गई। क्या वो सच में इस तरह की बातों से ध्रुवांश का दिमाग खराब कर सकती थी? ये सोचते हुए अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दूसरी तरफ चेरी का रूम। चेरी और दिव्यांश दोनों इस वक्त बाथटब में थे और पूरे वॉशरूम में चेरी की गहरी गहरी सिसकियां गूंज रही थी। रावत मैंशन। दिव्यांश और चेरी इस वक्त वॉशरूम में थे और दोनों बाथटब में थे। पूरे वॉशरूम में चेरी और दिव्यांश की सिसकियां गूंज रही थी। वो दोनों पूरी तरह से नेक्ड थे।
कुछ देर बाद चेरी अचानक दिव्यांश के सीने पर गिरी और दिव्यांश ने भी एक गहरी सांस ली। उन दोनों के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। तकरीबन 15 मिनट चेरी यूं ही दिव्यांश के सीने पर गिरी रही। चेरी उसके ऊपर से हटने लगी। दिव्यांश तुरंत बोला, डोंट मूव रेड, खड़े होने की सोचना भी मत वरना तुम खड़े होने लायक नहीं रहोगी। उसकी बात पर चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर है। एवोकाडो प्लीज डोंट डू दिस, आई डोंट नो सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हल्दी की रस्म में आपने जो किया उसके बाद अब मैं किसी से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी और अब मेरा यहाँ पर इस तरह से रूम में रहना सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दिव्यांश के चेहरे तिरछी मुस्कुराहट थी। चेरी थोड़ा गुस्से से बोली, आपको हंसी आ रही है एवोकाडो? आप जानते भी है आपने मुझे कितना परेशान कर रखा है। दिव्यांश यूं ही ऊपर की तरफ उठा और फिर इंटेंस वॉइस में बोला, अब मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं रेड कि तुम्हें परेशान करने में ही तो मुझे सुकून मिलता है। चेरी फीका सा मुस्कुराए और बोली, जानती हूँ। अब तक इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये सब जो आप कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। आप मुझे किसी और का होने भी नहीं दे रहे और खुद भी मुझे अपना नहीं बना रहे। एक तरफ आप निहारिका के साथ शादी की बातें करते हैं लेकिन शादी की एक रस्म आपने निहारिका के साथ नहीं की और दूसरी तरफ आपने मुझे भी कार्तिक के साथ शादी करने के लिए कहा लेकिन मेरी एक भी रस्म आपने कार्तिक के साथ नहीं होने दी। खुद मेरे साथ हर एक रस्म कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब हम दोनों इंटीमेट नहीं हुए। जब से मैं इंडिया में आई हूँ तब से हम कंटिन्यूअसली इंटीमेट हो रहे हैं, जबकि निहारिका के करीब जाना तो दूर की बात आपकी जुबान पर उसका नाम भी बहुत मुश्किल से आता है। अगर आपको इतना ही प्यार होता निहारिका से, आप उससे शादी करने के लिए इतने ही बेताब होते तो यहाँ पर मेरी जगह वो होती। जैसे ही उसने कहा दिव्यांश ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया और जोर से खींचते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम आज कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हो? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। उसकी इस बात पर चेरी की आंखों में नमी आ गई थी। वो तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल चुप हो जाऊंगी। बस आप एक बार ये बता दीजिए कि ये सब आप कर क्यों रहे हैं? जब आप मेरे साथ ही रहना चाहते हैं तो ये सब आप क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, कुछ घंटे में शादी का मुहूर्त है। मैं किसी और के साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकती एवोकाडो। पहले तो मैं बेशक से कार्तिक के साथ मूव ऑन हो भी जाती लेकिन हम दोनों के बीच अब इतना सब कुछ हो गया है तो मैं कैसे ही किसी और के साथ शादी के मंडप में। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश ने उसके होंठों को पैशनेटली चूमना शुरू कर दिया और चेरी की बोलती एकदम से बंद हो गई। चेरी ने उसे रिस्पांस नहीं दिया था और अब उसने सोच लिया था कि वो दिव्यांश को कोई रिस्पांस नहीं देगी। एक बार पहले तो वो उसके साथ बहक गई लेकिन अब वो उसे तब तक कोई रिस्पांस नहीं देगी जब तक दिव्यांश उसे बता नहीं देता कि वो उसके साथ ये सब कर क्यों रहा है। पर शायद दिव्यांश को तो उसके रिस्पांस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो यूं ही चेरी को किस करता रहा और फिर धीरे धीरे जब उसे अपनी बॉडी में हलचल से फील होने लगी तो उसने चेरी की कमर को हल्का हल्का मूव करना शुरू कर दिया था। चेरी को जैसे ही उसकी इस हरकत का एहसास हुआ उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे की तरफ हटाया और बोली, स्टॉप इट एवोकाडो। फिलहाल हम ये नहीं कर सकते हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं शादी के मुहूर्त में। कभी भी कोई भी हमारे रूम में आ सकता है और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। ओके फाइन, अगर आपको करना है तो बेशक से कर लीजिए लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि क्या आप मेरी शादी भी कार्तिक से नहीं होने देंगे? जिस तरह से आपने मेरी कार्तिक से कोई रस्म नहीं होने दी, क्या आप ये शादी भी नहीं होने देंगे? ये बोलते हुए उसकी नज़रें दिव्यांश पर थी लेकिन दिव्यांश उसके सवाल सुन जरूर रहा था पर उसके एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वो चेरी को कोई जवाब नहीं देने वाला। चेरी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पर धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही थी। जिस तरह से दिव्यांश खुद को उसके अंदर मूव कर रहा था वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ दिव्यांश के कंधों पर कसने लगे थे और उसके होंठ हल्के से खुल चुके थे जिनमें से गहरी गहरी सिसकियां निकलने लगी थी। दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और अब उसने चेरी की बैक पर अपना हाथ रखते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसे लेकर बाथटब से बाहर निकल गया। चेरी के पैर अब उसकी कमर पर लिपटे हुए थे और अब दिव्यांश ने उसे दीवार से लगाया जिससे अब एक तरफ चेरी को पीछे दीवार का सपोर्ट मिल रहा था और दूसरी तरफ दिव्यांश के हाथ उसकी बैक पर थे। उसके पैर अभी भी दिव्यांश की कमर पर ही थे। एक बार फिर से उस वॉशरूम में चेरी की सिसकियां गूंजने लगी थी लेकिन साथ ही साथ वो अपनी इंटेंस नज़रों से दिव्यांश की तरफ भी देख रही थी। जो इंसान उसे एक पल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था वो कैसे ही उसकी शादी किसी और के साथ होने देगा।
लेकिन अगर दिव्यांश ने मंडप में कुछ ऐसा वैसा किया तो कितना बुरा लगेगा। रावत मेंशन में एक तरह से हंगामा हो जाएगा। अवस्थी फैमिली और कार्तिक कितना कुछ सुनाएंगे और सबसे ज्यादा सुनना तो चेरी को ही पड़ेगा और लोग उसके ही कैरेक्टर के बारे में बोलेंगे। इस वक्त चेरी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी। वो बेशक से फिजिकल दिव्यांश के साथ इन्वॉल्व हो रही थी लेकिन उसके दिमाग में बस शादी को लेकर ही सब कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ वक्त पहले कार्तिक गुस्से से कांपता हुआ अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी मॉम धरा की तरफ देखते हुए बोली, ये बात तो गलत है मिसेज रावत। चेरी इस तरह से हल्दी की रस्म छोड़कर चली गई और जो दिव्यांश ने किया वो भी मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगा। बेशक से वो दोनों फ्रेंड्स हैं लेकिन बड़े होने के बाद आपको भी पता है कि दोस्ती के साथ एक लड़की के साथ और भी बहुत रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो चेरी को उस तरह से ही बिहेव करना चाहिए था और साथ ही साथ दिव्यांश को भी थोड़ा लिमिट में रहने की जरूरत है। तभी वहां पर व्योम की आवाज गूंजी, लगता है आप मेरे बारे में कुछ जानती नहीं है मिसेज सुहाना अवस्थी। अगर जानती होती तो शायद आप ये बात नहीं कहती। उसकी बात सुनकर अब धरा की आंखें बड़ी हो चुकी थी। व्योम अपनी पॉकेट में हाथ डाले कार्तिक और उसकी फैमिली के सामने खड़ा था। सभी मेहमान भी आपस में बातें करने लगे थे। निरंजन जी तुरंत बोले, क्या आप जानते भी हैं मिस्टर रावत की अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ है? व्योम चेहरे पर डेविल स्माइल ये बोला, जी व्योम रावत को पूरी दुनिया का पता होता है, क्या उसे ये नहीं पता होगा कि उसके घर में क्या हो रहा है? ही नोज एवरीथिंग। कार्तिक तुरंत बोला, क्या फिर भी आपको ये नहीं लगता कि दिव्यांश को सच में लिमिट में रहने की जरूरत है? आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे दिखाई सब देता है मिस्टर रावत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही व्योम बोला, जब आज तक कभी व्योम रावत लिमिट में नहीं रहा तो उसका बेटा दिव्यांश रावत कैसे लिमिट में रह जाएगा? अगर आप लोगों को दिव्यांश और चेरी की क्लोजनेस से प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है तो आप बेशक से ये शादी तोड़ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे ही उसने कहा कार्तिक की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि वो किसी भी हालत में चेरी को नहीं खोना चाहता था। वो चेरी से शादी करना चाहता था। वो मन ही मन बोला, आज तो मैं चुप रह रहा हूँ लेकिन बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद आई स्वेयर मैं कभी चेरी को इस घर में भी नहीं आने दूंगा। दिव्यांश से मिलना तो दूर की बात, मैं कभी उसे दिव्यांश का नाम भी अपने होठों पर नहीं लाने दूंगा। उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए व्योम के चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वो कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या मैं तुम्हारी इस शादी के लिए ना समझूं? उसकी बात पर कार्तिक एकदम से होश में आया। सुहाना जी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी। अगर वहां पर सिर्फ धरा होती तो वो काफी कुछ बोलती लेकिन व्योम के सामने कुछ बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कार्तिक अब एकदम से बोला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे चेरी से शादी करनी है और मैं उससे शादी जरूर करूंगा, मुझे और किसी पर ट्रस्ट हो या ना हो लेकिन चेरी पर पूरा ट्रस्ट है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं, शाम को शादी के मंडप में मुलाकात होगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया और उसके पीछे पीछे उसकी फैमिली और उनके साथ आए हुए उनके कुछ खास मेहमान भी अब बाहर की तरफ चल दिए थे। लेकिन मेहमानों के बीच अभी भी दिव्यांश और चेरी को लेकर बातें हो रही थी। रावत मेंशन। सबके जाने के बाद धरा व्योम की तरफ देखते हुए बोली, आखिर ये सब चल कर रहा है मिस्टर रावत? अब तो लोगों को भी सब समझ में आने लगा है, सबको दिव्यांश और चेरी की नज़दीकियां दिखाई देने लगी है। अभी तो फिलहाल किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे शादी को लेकर डर लग रहा है। प्लीज अब तो कुछ कीजिए ना मिस्टर रावत। उन लोगों ने तो ये शादी नहीं तोड़ी लेकिन आप खुद से ये शादी तोड़ दीजिए, क्योंकि इतना तो मुझे भी कंफर्म है कि दिव्यांश चेरी की शादी कार्तिक से तो बिल्कुल नहीं होने देगा। बस समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चेरी को इतना परेशान कर क्यों रहा है। मुझे चेरी के लिए टेंशन हो रही है। व्योम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, कभी कभी तो मुझे चेरी से भी जालस फील होती है। काश जितना तुम चेरी के बारे में सोचती हो उतना कभी तुमने मेरे बारे में सोचा होता। बट ये व्योम रावत जो आज भी ना जाने कितनी ही लड़कियों का ख्वाब है, उसका तो तुम्हें ख्याल तक नहीं आता। धरा उसकी बात पर मुंह बनाते हुए बोली, व्हाट रबिश मिस्टर रावत। मैं यहाँ पर आपसे चेरी और दिव्यांश को लेकर बातें कर रही हूँ और आप बीच में अपनी बात शुरू कर देते हैं। क्या आपको सच में दिव्यांश और चेरी को लेकर कोई टेंशन नहीं हो रही? व्योम ने उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए पूछा, पहले ये बताओ कि ये शादी किसकी है? धरा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। अब तक तो पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि किसकी किससे शादी हो रही है। हालांकि फाइनल नहीं था कि ये शादी सच में होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो सबको पता था कि दिव्यांश और निहारिका, कार्तिक और चेरी की शादी हो रही है।
लेकिन उसके खुद के बेटे की शादी हो रही थी, उसे नहीं पता था कि हाँ उसके बेटे की शादी हो रही है। वो मुंह बनाते हुए बोली, दिव्यांश की निहारिका के साथ और कार्तिक की चेरी के साथ शादी हो रही है, क्या आप नहीं जानते? व्योम अब फिर से मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि जब शादी करने वालों को कोई टेंशन नहीं है तो मैं किस बात की टेंशन लूँ? अगर मुझे कोई टेंशन लेनी ही होगी तो मैं इस बात की टेंशन लूंगा कि इस शादी के बाद मैं तुम्हें हनीमून के लिए कहाँ लेकर जाऊं। धरा ने अब उसके सीने पर अपना हाथ मारा और बोली, शादी आपके बच्चों की हो रही है, आपकी नहीं, जो आप मुझे हनीमून पर लेकर जाएंगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है, मैं ही बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये बोलकर वहां से जाने लगी। व्योम ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, जब हम दोनों की शादी हुई थी तो मैं तुम्हें मंडप से सीधा हनीमून के लिए लेकर गया था, तुम्हें याद है ना? धरा उसकी बात पर एक टक नजरों से देख रही थी, वो भला कैसे ही भूल सकती थी वो दिन। व्योम उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर डेविल स्माइल के साथ बोला, तो इस बार भी तुम शादी के मंडप से सीधा हनीमून पर ही जाओगी, बेशक से वो शादी का मंडप तुम्हारे बच्चों का क्यों ना हो। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलकर व्योम अब तुरंत वहां से चला गया और धरा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश अपने रूम में था और अब वो रूम से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर आया उसके रूम के बाहर खड़ी वान्या एकदम से चौंक गई। वो ध्रुवांश का ही रूम ढूंढ रही थी। ध्रुवांश अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वान्या तुरंत उसके करीब आए और बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ ध्वंश की चेस्ट पर रख दिया था। अभी कुछ वक्त पहले ही ध्रुवांश ने वान्या के सामने अपना और मिश्री का रिलेशनशिप अनाउंस किया था, लेकिन अब जिस तरह से वान्या ने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखा हुआ था उसके इरादे ध्रुवांश को बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। वो उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, चाहती क्या हो? वान्या ने तुरंत अपने कंधों पर आए हुए बालों को एक तरफ किया और फिर बड़ी ही सेडिक्टिव वॉइस में बोली, अभी कुछ वक्त पहले ही तुमने मुझे बताया कि तुम मिश्री के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी इस बात पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। जो इंसान आज तक एक लड़की के साथ इंटीमेट होने के बाद उसके साथ दोबारा कभी इंटीमेट नहीं हुआ, वो भला एक लड़की के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताएगा? जैसे लोग टिश्यू यूज करके फेंकते हैं तुम लड़कियों को यूज करते हो। उसकी बातों पर अब ध्रुवांश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई थी। वान्या जल्दी से बोली, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, तुम्हारा तो शौक है अलग अलग लड़कियां, और अगर इतना हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लड़का होगा तो कौन लड़की तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगी? जिस लड़की को तुम एक नज़र देख भी लो उससे खुद पर प्राउड फील होने लगता है कि वो ध्रुवांश रावत की नज़रों में आने लायक है। लड़कियां फिदा है तुम पर, उन लड़कियों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, पर मिश्री को देखकर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारे लायक है। शी इज़ अ मिडिल क्लास गर्ल, ना इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती है और ना ही उसमें कोई और खासियत, तो भला मैं कैसे ही इस बात पर यकीन करूं कि वो तुम्हारी पसंद है? ध्रुवांश के होठों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अचानक से ही किसी ने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखा और उसे वान्या से थोड़ा दूर कर दिया। ध्रुवांश के चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस आ गए। उसके सामने मिश्री खड़ी थी, जो अब ध्रुवांश और वान्या के बीच में आकर खड़ी हुई और वान्या की तरफ देखते हुए बोली, माना मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं उन लड़कियों के कंपैरिजन में शायद ज़्यादा खूबसूरत नहीं, और मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, लेकिन प्यार जैसी चिड़िया का नाम नहीं सुना क्या तुमने? उसकी बात पर ध्रुवांश से ज़्यादा होश तो वान्या के उड़े हुए थे, क्योंकि आज तक कभी मिश्री की हिम्मत नहीं हुई थी वान्या के सामने अपनी जुबान खोलने की, लेकिन आज उसने लगभग से उसे धक्का देते हुए ध्रुवांश से अलग किया था। इस बात पर वान्या के जबड़े कस गए थे और अब मिश्री ने ध्रुवांश की तरफ देखा और बोली, मैं प्यार करती हूँ ध्रुवांश से, और प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती वन्या। ये फिलहाल अब तो तुम नहीं समझ रही हो, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और तुम भी उससे बहुत प्यार करोगी, तुम्हें मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ध्रुवांश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिश्री ने ये कौन से राग शुरू कर दिए, लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। मिश्री ने अब वान्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि वो इंसान जिसे दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती है, जिसके लिए हजारों लड़कियां पागल है, जो ना जाने कितनी ही लड़कियों का ख्वाब होगा, वो भला मुझे पसंद क्यों करेगा? लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि प्यार के सामने कहाँ कुछ नजर आता है। ध्रुवांश जितना प्यार मुझसे करते हैं ना, जितना प्यार मैं उनसे करती हूँ, शायद ही कोई इतना प्यार किसी से कर पाएगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ तुम ध्रुवांश से थोड़ा दूर रहो,
तुम ध्रुवांश के साथ साथ मेरी भी फ्रेंड हो। बेशक से तुम यहाँ पर मेरे साथ आई थी, लेकिन जिस तरह से अब तुम ध्रुवांश के करीब आए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मुझे नहीं लगता कि ध्रुवांश भी चाहते होंगे कि कोई लड़की, मेरे अलावा कोई और लड़की उनके करीब आए, है ना ध्रुवंश? आपको अब किसी और लड़की का खुद के करीब आना अच्छा नहीं लगेगा ना? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ ध्रुवांश के गाल पर रख दिया, तो ध्रुवांश तो उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। वो बस यही सोच रहा था कि ये सब कुछ मिश्री का दिमाग तो नहीं हो सकता, तो क्या धरा ने उसके दिमाग में कुछ डाला है? क्योंकि धरा के अलावा और कोई फिलहाल मिश्री के दिमाग के साथ खेलने वाला उसे समझ में नहीं रहा था। ध्रुवांश को चुप देखकर मिश्री ने एक बार फिर से कहा, जवाब दीजिए न ध्रुवांश, क्या आपको मेरे अलावा अब अपनी लाइफ में कोई और भी चाहिए? ध्रुवांश एकदम से होश में आया और तुरंत अपना चेहरा नामे हिला कर बोला, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। एंड ये स्वान्या मिश्री बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम प्लीज मुझसे दूर रहो। हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो बस तुम भूल जाओ, बिकॉज अब मेरा जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी गर्ल के साथ है। ये बोलते हुए उसकी नजरें एक बार फिर से मिश्री की तरफ आ गई थी और मिश्री भी हल्का सा मुस्कुराई। वान्या ने गुस्से से मुंह बनाया और तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ध्रुवांश मिश्री की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि वो कैसे मिश्री से उस शख्स का नाम उगलवाए जिसने उसका पूरा गेम घुमाकर रख दिया। वो मिश्री को पूरी तरह से अपनी बाहों में कसकर बोला, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लोगी, लेकिन अब अगर तुमने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ही लिया है तो मैं एक पल के लिए अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरे साथ रूम में चलो, बिकॉज अब मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मिश्री के होश उड़ गए। वो व्योम की बातें सुनकर 5 जी की स्पीड में यहाँ पर आई थी, लेकिन ध्रुवांश तो लगभग से 10 जी की स्पीड में आगे बढ़ रहा था। ध्रुवांश एक बार फिर से बोला, यू नो वॉट, मेरी लाइफ में लड़कियां तो बहुत आई है, लेकिन तुम जैसी लड़की आज तक नहीं आए, और अब मैं सच में खुद को पूरी तरह से किसी को सरेंडर करना चाहता हूँ, जिसके बाद किसी और का ख्याल भी मेरे दिमाग में ना आए। यू नो वॉट आई मीन। मुझे तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना है और साथ में खुद को भी पूरी तरह से तुम्हें फील करवाना है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी और वो लगभग से मिश्री की गर्दन पर झुक गया था। उसकी गर्म सांसें मिश्री की गर्दन को छू रही थी और मिश्री के होश उड़ गए थे। वो ध्रुवांश के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, वो मुझे धरा मैडम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ध्रुवांश बोला, मैडम नहीं मॉम कहो। मिश्री तुरंत बोली, मुझे उनको दवा देनी है, मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गई और ध्रुवांश के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए। वो भागकर सीढ़ियों से उतरते हुए मिश्री को देख रहा था। अब वो भी रेलिंग के पास आया और अपने हाथ रेलिंग पर कसकर बोला, जिसने भी तुम्हें ये आइडिया दिया है ना मिस मिश्री, उसे शायद ये नहीं पता कि ध्रुवांश रावत चीज़ क्या है। उसने तुम्हें ध्रुवांश रावत के साथ खेलने के लिए कहा और तुम सच में मेरे साथ खेलने आ गई। ओ पुअर गर्ल, यहाँ तो अब तुमने एक और गलती कर दी। अभी तक तो तुम्हारी बाकी गलतियों का ही हिसाब नहीं हुआ। अब तुम्हारी इस गलती का क्या अंजाम होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। ये बोलते हुए उसके चेहरे के डेविल एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डार्क हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ खुराना फार्म हाउस में रावी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके हाथ हैंडकफ से बंधे हुए थे। खुराना फार्म हाउस में रावी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके हाथ हैंडकफ से बंधे हुए थे। अभिमन्यु सामने की तरफ खड़ा था और उसने अपनी शर्ट उतारकर अब नीचे की तरफ फेंक दी थी। रावी उसके सामने कसमसा रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसके पैर अभी भी खुले थे और वो अपने पैरों को इधर उधर चला रही थी। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मुझे खोल दीजिए ना मिस्टर डेविल खुराना, मुझे रावत मेंशन वापस जाना है। आप मुझे यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन आपको पता भी है मुझे इतनी टेंशन हो रही है, वहाँ पर मॉम मुझे ढूंढ रही होगी। आज मेरे भाई की शादी है, कम से कम मुझे मेरे भाई की शादी तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु अब उसके ऊपर झुका और बोला, डोंट वरी मिस वाइन, तुम्हारे भाई की शादी रात की है, तो रात होने से पहले पहले तुम वापस रावत मेंशन पहुंच जाओगी। रावी गुस्से से बोली, मतलब अब आप मुझे नहीं खोलेंगे? तो आप मेरे साथ करने क्या वाले हैं? अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक्चुअली मेरा थोड़ा खेलने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लूं। रावी दांत पीसते हुए बोली, हाँ मेरे हाथ में तो बाबी डॉल है और आपके हाथ में कोई गुड्डा होगा जिससे मैं अपनी बाबी डॉल की शादी करूंगी। आप ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? ये कोई खेलने का वक्त है क्या मिस्टर डेविल खुराना? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे घर जाना है।
अभिमन्यु ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बड़ी ही इंटेंस वॉइस के साथ बोला, और मुझे तुम्हें खाना है। उसकी बात का इशारा रावी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जल्दी से बोली, लेकिन मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, आपका तो क्या है? आप तो इधर उधर की हरकतें कर साइड हट जाते हैं। लेकिन आपको पता भी है मुझे कैसा फील होता है। मेरी बॉडी में लगातार सेंसेशन होती रहती है जो मुझसे हैंडल तक नहीं होती। खबरदार अगर आप मेरे करीब भी आए तो। अभिमन्यु बड़ी ही इंटेंस वॉइस के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? उसकी बात पर रावी की आंखें बड़ी हो गई थी। उसकी भला अभिमन्यु के सामने कहाँ ही चलती थी। और अब अभिमन्यु ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा जहां उसने लहंगा पहना हुआ था, और अब दूसरे ही पल उसका लहंगा उसके बदन से अलग होने लगा था। रावी अपने हाथों से उसे रोक भी नहीं सकती थी। अभिमन्यु की नज़र अब रावी की कमर से नीचे थे। रावी गहरी सांस लेने लगी थी। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इतने में ही तुम बहाल होने लगी मिस वाइन? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। रावी तुरंत बोली, हाँ अभी आपने कहाँ कुछ किया है? इतना सब कुछ करने के बाद आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। अभिमन्यु उसके ऊपर झुका और अपना हाथ उसकी पीठ की तरफ ले जाकर बोला, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ, पहले तो मैं तुम्हारे बदन को अच्छे से देखूंगा। मेरी नज़रें तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से को अच्छे से निहारेंगी और फिर उसके बाद मेरे होठों से मैं तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से को चूमूंगा। उसके बाद मैं करूंगा वो जो मुझे करना है, जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसकी बातें सुनते हुए ही रावी का गला सूखने लगा था और अब अभिमन्यु ने उसका ब्लाउज भी नीचे की तरफ फेंक दिया था। अब वो पूरी तरह अभिमन्यु के सामने थी। अभिमन्यु ने जैसे ही उसके सीने पर अपना हाथ रखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। रावी ने हल्की सी सिसकी भरी। अभिमन्यु उसे हल्का हल्का पेन दे रहा था। रावी को एक सेंसेशन से फील होने लगी। उसने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। अब तक वो अभिमन्यु को खुद से दूर रहने की बात कर रही थी। उसे बोल रही थी कि वो उसे वापस रावत मेंशन जाने दे, लेकिन अब उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु उसके साथ जो कुछ कर रहा है वो अब उसे वो सब कुछ करने की परमिशन दे रही है। अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। रावी की सिसकियां अब थोड़ी तेज हो गई थी। वो एकदम से चिल्लाई, फूहैश के। अभिमन्यु ने तुरंत अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, होल्ड ऑन बेबी, I'm gonna foohash you very soon। रावी जल्दी से बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। ये बोलते हुए वो अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु भी बेहद इंटेंस वॉइस के साथ बोला, तुम्हारे मतलब का तो पता नहीं लेकिन मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। उसकी बात पर रावी के होश उड़ गए। अभिमन्यु एक बार फिर से उसके सीने पर झुका और जैसे ही उसने अपने होठों से हल्की सी हरकत की, रावी एक बार फिर जोरों से चिल्लाए और बोली, डैम फूहैश के। अभिमन्यु अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, डू यू वॉन्ट टू गेट फूहैश #get by me। रावी ने एक बार फिर से अपनी आंखों को खोला और चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। अभिमन्यु तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन लग तो यही रहा है। रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। ना वो अभिमन्यु से दूर जा पा रही थी और ना ही वो अभिमन्यु से बच पा रही थी, और अभिमन्यु उसके साथ जो हरकतें कर रहा था वो उसके बाद खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। अभिमन्यु अब उसके पेट पर झुका। उसकी जान निकल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभिमन्यु के सिर के पीछे अपना हाथ रखे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। वो उसकी नेवल को अंदर से लिक कर रहा था और रावी की एक बार फिर से सिसकियां निकलने लगी थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके होठों से कोई शब्द बाहर ना निकले, लेकिन वो सिसकियां उसके होठों से लगातार बाहर की तरफ निकल रही थी। रावी सेड्यूस होने लगी थी। पहले वो खुद को रोक रही थी, लेकिन अब उसके मुंह से लगातार अभिमन्यु का नाम निकलने लगा। अभिमन्यु कुछ देर बाद उसकी कमर के नीचे झुका हुआ था और अपनी जीभ के साथ होंठों और दांतों को भी चला रहा था, तो रावी हल्का सा दर्द से तड़प उठी। वो अभिमन्यु का नाम लेते हुए बोली, इट्स हर्टिंग मिस्टर खुराना, यू आर सच ए डेविल। अभिमन्यु एक पल के लिए रुका और बोला, अभी डेविल बनना तो बाकी है मिस वाइन। रावी और भी ज्यादा बुरी तरह से तड़पने लगी थी। वो बार बार अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठा रही थी। तकरीबन 15 मिनट वो यूं ही करता रहा और फिर अचानक ही रावी एकदम से शांत हो गई। वो बुरी तरह से हौंफ रही थी और उसकी वो तेजी से चलती हुई धड़कने पूरे रूम में शोर मचा रही थी। एक पल के लिए तो उसे ऐसे ही लगा जैसे वो पूरी तरह से खत्म हो गई, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अब वो खुद को जिंदा महसूस कर सकती थी। वो इस वक्त अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा थकावट महसूस कर रही थी कि उसे नहीं लगता था कि वो उठ भी पाएगी, लेकिन अभिमन्यु ने अब उसकी बैक को एक बार फिर से प्रेस किया तो वो तुरंत कमर की तरफ से ऊपर की तरफ उठी। दर्द से उसकी एक बार फिर आह निकल गई।
अभिमन्यु अब उसके चेहरे पर आया और बोला, क्या हुआ? कुछ हो रहा है क्या? रावी गहरी सांस लेकर बोली, ये सब आप क्या करते हैं मिस्टर खुराना? आपको पता है मुझे भी लग रहा था जैसे मैं तो मर ही जाऊंगी, प्लीज दोबारा आप मेरे साथ ये सब कभी मत कीजिएगा। अभिमन्यु एकदम इंटेंस एक्सप्रेशंस के साथ बोला, अभी तो ये सब कुछ सिर्फ शुरू हुआ है मिस वाइन, अभी आगे और बहुत कुछ होना बाकी है, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड नाउ इफ यू वांट कि मैं तुम्हारे हाथ खोलूं तो एक गुड गर्ल की तरह मुझे किस करो। रावी मुंह बनाते हुए बोली, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा क्या? अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने सच में हमारा इंटीमेट सेशन स्टार्ट नहीं किया, वरना अभी तो तुम 1 घंटे में फ्री हो गई। अगर मैं शुरू हो जाता तो तुम अपने भाई की शादी सच में मिस कर देती। अब जल्दी से मुझे किस करो, कहीं मेरा मूड ना बदल जाए। उसकी बात सुनकर रावी ने तुरंत उसे किस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि दिव्यांश की शादी वो किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहती थी। वो अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर अभिमन्यु के होठों को हल्का हल्का किस कर रही थी, लेकिन अब उसे किस करते हुए ही अभिमन्यु ने उसके हाथों को खोल दिया तो रावी ने उससे अपना चेहरा हटाने की बजाय उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसे और भी ज्यादा अच्छे से किस करने लगी। अभिमन्यु का हाथ अब एक बार फिर से उसके बदन को सहलाने लगा था। रावी की हल्की हल्की सिसकी निकल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही अभिमन्यु अब उसके ऊपर से हटा और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें रावत मेंशन ड्रॉप कर आता हूँ। रावी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसके दिल में सवाल तो बहुत है, लेकिन फिलहाल बस उसे यहाँ से निकलना था, तो उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में वो दोनों बाहर की तरफ आए। बाहर सर्वेंट ने उन दोनों के लिए स्नैक्स बना रखे थे। अभिमन्यु रावी को लेकर पहले डाइनिंग टेबल पर आया और फिर उसे जूस वगैरह पिलाने लगा। रावी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आप मुझसे चाहते क्या है। आई मीन आपकी हरकतें मुझे सच में समझ में नहीं आती है मिस्टर देवल खुराना। आप एक तरफ मुझे परेशान करते हैं और एक तरफ मेरा ख्याल भी रख रहे हैं, और जो हरकतें आप मेरे साथ रूम में करते हैं उनका तो कहना ही क्या। अगर आप चाहते तो आज आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, बिकॉज मैं पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी थी, लेकिन आपने नहीं किया। अभिमन्यु उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी मिस वाइन, वो भी जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। अब तो तुम मुझे खुद से कह रही थी, लेकिन उस वक्त अगर तुम मुझे मना भी करोगी तो मैं रुकने नहीं वाला। एम गोना हैश 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 योर वेरी हार्ड। उसकी धमकी सुनकर रावी ने तुरंत अपनी जुबान बंद कर ली। अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों ही उसने अभिमन्यु से कोई सवाल किया। कुछ ही देर में वो लोग खुराना फार्म हाउस से निकल चुके थे।